के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी उसकी जहां से स्टार्ट होती थी उस पॉइंट को हम बोलते थे साउथ पोल, और जहां पे एंड होती थी उसको बोलते थे हम नॉर्थ पोल। याद है मैंने बताया था क्लास में आपको? यस सर। यस सर। तो आज हम उसी पे बेस पढ़ेंगे कि आज हम उसी पे पढ़ने वाले हैं कि आपको अगर याद हो कि अगर किसी रिंग में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, तो ये एज अ साउथ पोल और ईस्ट साइड एज अ नॉर्थ पोल, यानी कि ये जो करंट कैरिंग जो लूप है वो क्या कैसे बिहेव करता है, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल का होता है, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। इसीलिए हम बोलेंगे सेम टू सेम मेथड हम लगाने वाले हैं कि मान लो पहले आपके पास कोई एटम है, एटम किसी मैटर के अंदर एक एटम होगा ना, क्या एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा? यस सर। कर रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन मूव। अब ये जब मूव कर रहे होंगे तो क्या ये जो सर्कुलर पाथ है, क्या ये भी एक चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही होगी? यस सर। यस सर। क्या करंट फ्लो जो हो रही होगी, क्या ये एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेंगे? यस सर। यस सर। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे कि नहीं करेंगे? यस तो सर। यहां से क्या होगा, ये जो करंट है वो आपका बिहेव करेंगे, ये जो चार्ज मूव कर रहा है कैसे, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग गई है। लेकिन कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, कुछ मटेरियल्स में क्या होता है कि आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, भाई देखो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना मटेरियल में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कुछ किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, कुछ उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? यस सर। यस सर। अच्छा पहले ये बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल को क्या एरो से बताते थे? यस सर। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो ये इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लो एक और एटम है जिसमें आपकी करंट इसके जस्ट अपोजिट फ्लो हो रही है, तो क्या इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन ये होगी, मान लो इसकी अगर ये थी तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, होगी कि नहीं? यस सर। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? यस सर। तो इनिशियली जो आपके पेयर्ड मटेरियल होते हैं जैसे कि हीलियम, हीलियम में क्या होता है, 1s2 होता है कि नहीं होता है हीलियम का यस इलेक्ट्रॉनिक सर। कॉन्फ़िगरेशन? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पेयर होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे की तरफ होता है। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको हम आगे चल के बोलेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, आगे चल के बोलेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझो कि कुछ मटेरियल्स में क्या होता है कि डाइपोल क्या होते हैं, नेट मैग्नेटिक डाइपोल हो जाता है जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल एक इलेक्ट्रॉन का तो होता है लेकिन उसके जस्ट अपोजिट कोई ना कोई हो जाता है, तो हमारा नेट मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जीरो। जीरो। नेट मैग्नेटिक डाइपोल जीरो होता है जब आपका मटेरियल कुछ भी नहीं मतलब नॉर्मली रखा हुआ है। देखो आप इधर मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर देख सकते हो, देखो ये कोई इधर है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, तो मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, सबके सब मैग्नेटिक डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। अच्छा ये किसमें है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा अब अगर मैं इस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो मान लो मैंने क्या किया, उस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये तो कंडीशन है वैसे आइडियल, ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसे है। जब मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे मान लो ये एच हम बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल थे जस्ट रैंडम कंडीशन में थे तो वो कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, पूरी तरह से नहीं होंगे लेकिन कुछ कुछ आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे कि नहीं होंगे?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा देखो एच तो क्या है, देखो वैसे होता है बी, एच हम बोलते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है। और ये जो इंटरनल जो डाइपोल्स, पहले डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल की क्या था, जीरो था, लेकिन अभी आपके डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो क्या इन डाइपोल्स की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes, sir. हाँ, कुछ न कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, परफेक्ट अरेंजमेंट दिखा दिया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल अगर आपके अरेंज हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में तो कुछ इसके कारण भी होगा मैग्नेटिक डाइपोल, या आई बोलते हैं इसको, इससे आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो ये समझ में आया कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स का काम क्या होता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल पे अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल आपके अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझ में आया इतना? Yes, sir. हाँ? Yes. क्लियर है सबको? एक दो बच्चे का रेस्पॉन्स आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। तो अभी हम आते हैं Yes, sir. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलती है इट इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बताती है कि वो मतलब कोई मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख रहे हैं तो कितना मैग्नेटाइज हो जाता है। कितना मैग्नेटाइज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना अलाइनमेंट हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आपका एक बार में जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इतना अलाइनमेंट हुआ, मान लो इतना अलाइनमेंट हुआ, ये है मेरा मैग्नेटाइजेशन I1 है। दूसरी बार में जब मैंने थोड़ा सा हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली स्ट्रेट हो गया, मान लेते हैं ऐसे हो गया। ये है मेरा I2, तो मेरा I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा? I2. I2. I2 ज्यादा होगा। I2. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जस्ट उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में हो जाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. अच्छा इतना हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है उसको डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितने डाइपोल मूवमेंट, कितने डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम अलाइन हुए हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भाई जितने ज्यादा हुए होंगे अलाइन, क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा? Yes, sir. तो हमारा होता है फॉर्मूला होता है कि I इक्वल टू M अपॉन V। वहां पे M आपने क्या पढ़ा था, याद है M क्या था? M Yes, into sir. 12. M इंटू 12, बिल्कुल M इंटू 12। तो अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, मान लो ये कोई नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी लेंथ थी कितनी, 12 ही थी ना, Yes, और इसका sir. एरिया है मान लो A, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A12. A 12. 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, Yes, I sir. की Yes. M की वैल्यू पुट कर देंगे और V की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो क्या यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आया M अपॉन A भी बोल सकते हैं हम उसको, तो इसी की डेफिनेशन में हमने यहाँ पे बोल दिया, इट आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस। The intensity of magnetization is also defined as pole strength per unit cross section area of a substance। समझ में आया? Yes, sir. Yes. आई वो Yes, है जो कि आपके डाइपोल्स के अलाइनमेंट के कारण हो रहा है। आई सिर्फ वो है जो आपके डाइपोल्स के अलाइनमेंट के कारण हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लो देखो हमने मान लो यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, हमने किया बी अप्लाई,
लेकिन हमारा कितना यूज हो रहा है इसको मैग्नेटाइज करने में, देखो इतना यूज हो रहा है, देख पा रहे हो आप, इतना इतना मैग्नेटिक फील्ड ओनली यूज हो रहा है किसको, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में, इसको हम बोलते हैं एच। वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज हो रहा है उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। और वो मैग्नेटिक फील्ड जिससे मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा हो, यानी कि डाइपोल, डाइपोल्स की वजह से मैग्नेटाइज हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, आई। उसको हम क्या बोलते हैं, आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना डाइपोल्स के अलाइनमेंट के कारण मैग्नेटाइज हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और कितना मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उस मटेरियल पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उस मटेरियल पे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच डालता, ये मानो मैंने कि एच अप्लाई की, क्या अगर मैं एच अगर बढ़ा दूंगा तो क्या मेरा अलाइनमेंट बढ़ जाएगा? यस सर। भाई जितना ज्यादा एच होगा आपके डाइपोल्स उतने ही ज्यादा स्ट्रेट होंगे, उतने ही ज्यादा स्ट्रेट होंगे। तो देखो जैसे ही एच है यहाँ पे, तो क्या यहाँ से एच पास हो रहा होगा, यहाँ से एच पास हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, एच इधर भी है। यस सर। तो क्या इसके कारण भी कुछ आई आया होगा? इसके कारण भी हमारा इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड था एच, लेकिन फाइनल में क्या एच से ज्यादा होगा? क्योंकि एच तो इससे पास हो ही रहा है, कुछ डायपोल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायपोल के अलाइनमेंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्या इसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, कुछ अप्लाई के कारण मटेरियल ने डायपोल्स, मटेरियल के अंदर डायपोल्स का अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हुआ, और जो डायरेक्शन में हुआ उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या दोनों ऐड हो जाएंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए? तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो इंटरनल फैक्टर, जो इंटरनल फैक्टर किसकी वजह से आया, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डायपोल, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डायपोल सम मैग्नेटाइजेशन विल अकर। अलाइनमेंट ऑफ डायपोल की वजह से क्या होगा, कुछ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। और सिमिलरली हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे थे उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, वो तो एच है ही। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटरनल मेरा आई हो गया और एक्सटर्नल मेरा एच हो गया? यस बाकी नहीं बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपके तोते उड़ गए मुझे लग रहा है। चलो यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो रेस्पॉन्स करो यार, रेस्पॉन्स करो, रेस्पॉन्स के बिना मजा नहीं आएगा क्लास में। अब जैसे ही आपको पता चला, क्या मैं ये बोल सकता हूँ बी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई प्लस एच के होगा? यस कि नहीं होगा? आई प्लस एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो मेरा फॉर्मूला बना बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच प्लस आई। वहां पे म्यू नॉट क्या है, ससेप्टिबिलिटी, सॉरी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है। क्लियर है इतना? यस सर। अब जैसे ही हमें ये पता चला, तो अच्छा एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे एच अगर बढ़ाएंगे तो क्या आई बढ़ेगा? भाई एच जैसे जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्या डायपोल्स में अलाइनमेंट उतना ज्यादा होगा? यस सर। आप एच को एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, आपकी क्लास में जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर आते हैं, क्या आप उतने ही ज्यादा सीधे तरीके से बैठे रहते हो? यस सर। एच को समझो आपकी क्लास के टीचर। अगर आपकी क्लास में कोई भी टीचर नहीं होगा तो आप मजे करोगे पूरी क्लास में, मतलब नेट डायपोल मूवमेंट आपका जीरो हो जाएगा, पढ़ाई कोई नहीं करेगा। जैसे ही कोई टीचर आया तो आप थोड़े से अलाइन हो जाओगे। मान लो कोई कुछ मतलब सिंपल टीचर है, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आप फ्रेंडली नेचर के हैं,
तो आप ज्यादा अलाइनमेंट नहीं करोगे पढ़ाई की तरफ। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल सर आ गए क्लास में तो क्या सब लोग ओनली बोर्ड की तरफ देखोगे? Yes, Yes, sir. sir. ये एच जो है ना, एच जो है वो आपके टीचर है, और उसकी वजह से जो अलाइनमेंट हो रहा है डायपोल्स का वो आप हो। कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों चीजों को? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली क्या एच मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के? Yes, sir. जैसे जैसे आई एच बढ़ाऊंगा क्या मेरा आई भी बढ़ेगा? तो सिमिलरली Yes, हमारा sir. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमारा आया एक साइन, वो कांस्टेंट जीटा, जिसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब ये ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है किसी मटेरियल पे और उसकी टेम्परेचर पे। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कितने टेम्परेचर पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या सारी चीजें पता कर। अच्छा, यहाँ पे मुझे आई पता चल गया, तो क्या आई को यहाँ पे पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में? Yes, sir. यहाँ पे जब मैंने आई को पुट किया तो मेरा फॉर्मूला बना कि H प्लस जीटा H इक्वल टू हमारा बी नेट का फॉर्मूला आ गया, ये फाइनल फॉर्मूला हमारा ये आ गया। समझ में आया बी नेट का फॉर्मूला? Yes, sir. अच्छा, अगर बी नेट का फॉर्मूला आ गया तो अच्छा, ये हमारा था किसी मटेरियल के लिए। अगर मैं वैक्यूम के लिए देखूं तो वैक्यूम के लिए, अच्छा वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं होगा, डायपोल होंगे ही ना, क्योंकि वहां पर कोई मटेरियल ही नहीं है। अगर मटेरियल नहीं है तो क्या मेरा आई जीरो हो जाएगा? Yes, sir. Yes, अगर sir. मेरा आई जीरो हो जाएगा तो क्या मैं, देखो यहाँ पे अगर आई को अगर मैं जीरो कर दूं तो बी जीरो, यानी कि मैं फ्री स्पेस के लिए लूं, अगर बी नॉट क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू Mu एच naught हो H. जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बी नॉट हो गया मेरा म्यू नॉट इंटू एच। सिमिलरली अगर फ्री स्पेस के लिए ये है, वैक्यूम के लिए अगर ये है, तो क्या मैं बोलूं कि कोई एक मटेरियल है? देखो फ्री स्पेस के लिए अगर वैक्यूम के लिए ले रहे हैं तो हमारी वैक्यूम की परमिटिविटी आई है, परमिएबिलिटी आई है। तो अगर हम किसी मटेरियल के लिए देखें तो क्या मेरी मटेरियल की परमिएबिलिटी आनी चाहिए यहाँ पे? Yes, sir. Yes, है? sir. Yes, sir. और ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब मुझे क्या करना है? परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल का भी एक्सप्रेशन निकालना है। तो परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल के एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इसको कंपेयर कर दिया किससे? जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट एच वन प्लस जीटा। तो देखो एच से एच हट गया, क्या मेरा म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. हमारा आ गया म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया मटेरियल की परमिएबिलिटी का। सिमिलरली हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, अगर मटेरियल की परमिएबिलिटी पता है, जैसा पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, याद है Yes, sir. 11th क्लास का रिलेटिव डेंसिटी? उसमें क्या होता था? डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड मटेरियल डिवाइडेड बाय, या फिर डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल, होता था कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पर Yes, होगा sir. परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या था? म्यू एम का क्या आपको याद है? देखो यही पे है तो सही है। यहाँ पे देखो म्यू एम, यहाँ से म्यू एम निकालो, क्या आएगा? बी एम ओवर एच आएगा। BM over H. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ से म्यू नॉट निकालो, क्या आएगा? बी नॉट ओवर एच B आएगा। naught over H. Yes, sir. हमने क्या किया? बी एम ओवर एच म्यू एम की जगह पुट कर दिया, बी नॉट ओवर एच इसकी जगह पुट कर दिया, तो मेरा म्यू आर का फॉर्मूला एक अलग और आ गया कि बी एम ओवर बी नॉट, बी एम ओवर बी नॉट। Yes. सिमिलरली अगर मैं म्यू, इसके फॉर्मूले एक और फॉर्मूला मुझे पता था, म्यू एम का एक और फॉर्मूला पता था मुझे, ये वाला फॉर्मूला मुझे पता था, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला पुट किया, तो देखो यहाँ पे म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो गया, तो मेरा म्यू आर का फॉर्मूला आ गया ससेप्टिबिलिटी के टर्म में ये वाला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको थोड़ा सा और भी आगे यूज में आने वाला है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? पहले ये बताओ मुझे, Yes, sir. हाँ सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा फिर आगे बढ़े, फिर तो मुझे रेस्पॉन्स बहुत कम लोगों का मिल रहा है मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये क्वेश्चन करो जरा, फास्ट क्वेश्चन कर दो ये।
An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetic field of 1200 ampere per meter. The permeability of the rod is 2020 में आया है नीट में, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या करते हो आप इसके साथ में। इसके बाद हम देखेंगे कि ससेप्टेबिलिटी और परमेबिलिटी के बेस पे हम मटेरियल को कैसे कैटेगराइज करते हैं, मतलब डाया पैरा फेरो को कैसे डिवाइड करते हैं। वो थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा है, उसको समझ गए मतलब आपको सबको समझ में आ जाएगा फिर डिफरेंस का। डाया पैरा फेरो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आता है वो। हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. सिंपल सा है बच्चों, करो तो सही। चलो मैं करवाता हूँ जी, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा लोग ये तो। देखो किसी का आया है आंसर, तानिया बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, और किसी का आया? चलो सिमिलरली आपको ससेप्टेबिलिटी दी हुई है, जीटा दी हुई है 599, बस आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेना है, म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। था कि नहीं ये फॉर्मूला? Yes, sir. म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 होती है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. 1 प्लस 599, तो आप देखोगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 इंटू 600, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 400 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, यानी कि यहाँ से 3 जीरो इधर ले जाओ क्योंकि 2.4 के टर्म में है आंसर। 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या ऑप्शन डी आ रहा है? Yes, sir. क्या था भाई इसमें? एक छोटू सा फॉर्मूला लगाना था बस आपको, ये भी नहीं कर पाए आप तो यार। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं हम, अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। अच्छा आपको याद है मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल उनको बोलते हैं जिनमें जैसे हीलियम 1s2, 1s2 मतलब कोई भी डाइपोल नहीं बचता, नो डाइपोल्स। क्या होता है इसमें? No dipole. No डाइपोल होते नहीं है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाते हैं। इंड्यूस्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे ना वहां पे लेंज लॉ पढ़ेंगे। लेंज लॉ बताता है कि
ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो जो जिसके कारण ये जनरेट हो रहे हैं हमेशा उसी का अपोज करते हैं। ये इंड्यूस्ड डाइपोल किसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं? क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहे हैं? Yes, sir. तो Yes, ये sir. इंड्यूस्ड डाइपोल है, इसमें हमेशा इस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करेंगे। तो क्या हमारा यहाँ पे आई नेगेटिव होगा? आई की डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है, Yes, sir. तो हमारा होता Yes. क्या था? माई आई इक्वल टू क्या मेरा जीटा एच होता था, Yes, sir. था कि नहीं? जीटा एच। तो अगर ये माइनस है, अगर इस साइड में माइनस लाना है तो क्या मेरा जीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा? Yes, sir. तो यहाँ Yes. पे बोलेंगे कि हमारा ससेप्टिबिलिटी वो क्या होती है? नेगेटिव होती है इसके लिए। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी अगर नेगेटिव हो गई तो हमें फॉर्मूला पता था म्यू इक्वल टू 1 प्लस जीटा, था कि नहीं था म्यू का फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर 1 माइनस के ना, माइनस है तो समथिंग होगा, तो क्या मेरा म्यू इज लेस देन 1 आ जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. आपको याद रखना है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमेशा हमेशा ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? लेस देन 1 होती है। और ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें डायपोल्स नहीं होते, और डायपोल्स नहीं होते तो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कुछ डायपोल इंड्यूस्ड होते हैं। वो इंड्यूस्ड डायपोल जो होते हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थी वो नेगेटिव होती है। वो नेगेटिव होगी, इसका मतलब आपकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्लियर है? Yes, sir. अब हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? उसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब थोड़े बहुत डाइपोल्स आपके होते हैं। देखो, पैरा और फेरो, पैरा का मतलब है थोड़ा, वो सेम प्रॉपर्टी, पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, बस पैरा में होगा कम और वही चीज फेरो में होगी ज्यादा, बस इतना फर्क होगा। आप एक चीज देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कम है डाइपोल्स। डाइपोल्स क्या होते हैं? थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे अलाइनमेंट भी थोड़ा कम हुआ है। देखो, थोड़ा सा कम स्ट्रेट हुए हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कम स्ट्रेट हुए हैं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? आपका कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. एज कंपेयर टू पैरों के कम होगा, पैरों के कम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी आपकी पॉजिटिव तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, और ऐसा पॉजिटिव है, आपकी पॉजिटिव है, कुछ भी हो, चाहे 0.01 ही क्यों ना हो, तब भी आपका क्या म्यू इज ग्रेटर देन 1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. रिलेटिव परमिएबिलिटी तो आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। सेम टू सेम कंडीशन होती है हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। इसमें नेट डाइपोल मूवमेंट इन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें अलाइनमेंट भी कुछ ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आयरन होता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे ही आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसकी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर ज्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे तो क्या आई ज्यादा होगा? Yes. आई डाइपोल्स की वजह से तो आई आता था ना। Yes, sir. अगर Yes, sir. आई अगर ज्यादा होगा, ये क्या है? हमारा अप्लाइड एच है, और एम क्या बता रहा है? डाइपोल मूवमेंट्स को बता रहा है। क्या डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होंगे तो हमारा पहले इनिशियली आपका डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, फिर आपका स्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि इसने क्या किया? इसने एक ही बार में मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया, जितना सीधा हो सकता था उतना अपना मैक्सिमम कर दिया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ससेप्टिबिलिटी इसकी पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है, लार्ज होती है। अगर ससेप्टिबिलिटी लार्ज है तो क्या क्या आपका म्यू तो ससेप्टिबिलिटी से भी एक ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए म्यू क्या होगा? लार्ज होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes. Yes, sir. देखो, अभी यही क्लासिफिकेशन अभी लास्ट में और आएगा, फिर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी थी कि आपको देखो, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं जिनकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, इसीलिए आपकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपके डायपोल होते हैं, कम डायपोल होते हैं और उनका अलाइनमेंट भी थोड़ा कम होता है, इसीलिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो M जो होता है वो पॉजिटिव तो होता है लेकिन वो कम होता है, इसीलिए ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और आपका रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसके जस्ट हाईएस्ट लेवल होता है फेरोमैग्नेटिक, उसमें परमिट ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन बहुत ज्यादा होती है, सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन बताओ जरा फास्ट, ऐसे ही बताओ ओरली, 2016 में आया है, 2016 में। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर So diamagnetic डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है। अब हम पे कंपैरिजन बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहला कंपैरिजन हम देखते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर फ्रीली रिपेल्ड टू द मैग्नेट। अच्छा एक बात बताओ, जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, आई की डायरेक्शन क्या थी, जस्ट इसका अपोजिट थी कि नहीं थी, इंड्यूस्ड डायपोल्स की। Yes, sir. इंड्यूस्ड डायपोल्स की मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट थी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो रहा था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भाई जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा अपने से दूर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हमारा इंड्यूस्ड डायपोल की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, इसीलिए ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो रिपेल करते हैं मैग्नेट को। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं मैग्नेट को। और उनके एग्जांपल क्या है, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, ये उसके मटेरियल। सिमिलरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कुछ डायपोल होते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की ही डायरेक्शन होती है, इसीलिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को। इसीलिए क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। उसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ये निकल वगैरह, ये सब एग्जांपल है। यहीं पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आ जाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। और आई की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी प्लस क्या, आई प्लस एच, सॉरी आई प्लस एच होता है। आई अगर ज्यादा तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के साथ में। मैग्नेट अगर रखी है तो उससे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सारे मटेरियल हैं जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किससे, मैग्नेट से। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्यों रिपेल करते हैं मैग्नेट को, या फिर मैग्नेट से दूर क्यों भागते हैं, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली सेकंड देखते हैं, when placed in a magnetic field the line of force tend to avoid the substance। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये भाई दूर भाग सकते। अच्छा देखो, जो आदमी अपोजिट होगा आपके, क्या वो आपसे दूर भागेगा? Yes, Yes, sir. sir. ऑब्वियसली आपकी अगर किसी से लड़ाई है तो आप उससे दूर भागोगे ना, Yes, sir. Yes, है sir. कि नहीं? Yes. सिमिलरली ये डायामैग्नेटिक मटेरियल भी करता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूर भगाता है। भाई हमसे दूर रहो, हमारे पास मत आओ। लेकिन फिर भी जबरदस्ती अगर कोई पास में आ जाता है तो एक आध लाइन पास हो जाती है अंदर से। लेकिन जो सिमिलरली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही थी इजिली, उनको अपने से दूर भगा दिया। तो इसको बोलेंगे कि ये व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सबस्टेंस, यानी कि अपने कोशिश करता है कि खुद से दूर भगाए। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खुद से दूर भगा देता है। सिमिलरली हम आते हैं जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या चाहता था पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसकी तो दोस्ती थी ना मैग्नेटिक फील्ड की दोस्ती थी ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल्स की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तो दोस्ती थी। अगर वो दोस्ती है तो क्या करेगा, इसकी कम गहरी दोस्ती है, इसलिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर लेता है कि भाई तुम बाहर से मत जाओ, मेरे अंदर से होकर निकल जाए।
लेकिन यहाँ पे फेरो की अगर कंडीशन आती है तो इसकी दोस्ती तो बहुत तगड़ी थी, इसकी दोस्ती बहुत तगड़ी थी, तो इस सबको बुला लेता है, लमसम जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उन सबको बोलता है कि भाई मेरे अंदर से निकल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से पैरा मैग्नेटिक में 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई हैं, तो डाया मैग्नेटिक वो फेरो में कितनी गई है? 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई। ऐसा नहीं कि डबल होता हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा होता है। पैरा से फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इजीली पास कर जाती है, या फिर वो अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आई मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, अब हम yes, देखते yes. हैं when placed in a non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker field। यानी कि जब इनको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मतलब किसी पॉइंट पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे कम है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको कि मान लो ये कोई मटेरियल है, ये डाया है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल है। इस पॉइंट पे ए पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आपका बी की वैल्यू मान लो 10 टेस्ला, और ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट, इसको पी पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट, इसको क्यू पॉइंट लेते हैं। क्यू पॉइंट पे बी की वैल्यू है 20 टेस्ला। तो ये किसके पास जाएगा? ये किसके पास जाएगा? डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या बोलेगा? भैया मैं तो वीकर के पास जाऊंगा। स्ट्रॉन्गर से दूर भागता है, तो ये कहां जाएगा? इसके पास जाएगा। या फिर मैं बोलूं कि आप अगर खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, आप खड़े हो, इस साइड में सुमो खड़ा है, बहुत ताकतवर बंदा, और इस साइड में है ये, आपको दोनों से दुश्मनी है, आपको एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड से ही दुश्मनी थी उसको तो, लेकिन अगर आपको इन दोनों से दुश्मनी है और आपको एक साइड में जाना है, दोनों मारने के लिए बैठे हैं, आपको दोनों मारेंगे, तो आप किसके पास जाओगे? ये आपको किसके पास जाओगे बताओ? इस वन के पास या टू के पास? Sir, 2. क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? क्योंकि सर वो वीक है। हाँ, वही बात है ना, वही मटेरियल भी सोचता है, वही डायमैग्नेटिक मटेरियल भी सोचता है, भैया हम तो, हमारी दुश्मन है मैग्नेटिक फील्ड, हम जाएंगे कम की तरफ। तो वही आपके केस में भी, जैसे कि आपने सुमो को दूर रखा, भाई इसके हाथ पड़ गया तो बहुत मारेगा, हड्डी भी तोड़ सकता है, लेकिन ये 2 नंबर का थोड़ा छोटा है ना, मारेगा भी तो उसमें कितनी ताकत होगी, मार खा के आराम से घर चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल भी वही काम करता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, कि ये हमेशा मूव करता है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सिमिलरली पैरा के लिए क्या होता है? पैरा क्या करता है? पैरा की तो दोस्ती है ना, पैरा की तो दोस्ती है, दोस्त तो पावरफुल बनाना चाहिए, तो दोस्ती में क्या करता है? ये हमेशा मूव करता है वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। फेरो में भी सेम होता है, फेरो में भी सेम होता है कि वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, लेकिन ये जो होता है ना पैरा, थोड़ा कम अट्रैक्शन करता है, और जो फेरो होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली हम थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे, when a diamagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field against itself in the direction perpendicular to the field। अगर हम यहाँ पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड लटका दें जो कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई हो, और अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो ये अपने आप को क्या करती है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कर लेती है। ये रॉड एक्चुअली में कैसी होगी? ये परपेंडिकुलर, अरे वही गलत आ गया, ये रॉड जो होगी आपकी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कर ले। डाया मैग्नेटिक मटेरियल में अगर कोई रॉड टेढ़ी लटकी हुई है डाया मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट क्या करेगी? परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर आपके पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पैरेलल कर रहे हैं, लेकिन स्लोली। देखो आराम से घूम रही है रॉड, देख रहे हो? आराम से घूम रही है रॉड, देखिएगा आराम से घूम रही है रॉड, आराम से घूम रही है। ये क्या करती है? पैरेलल कर देती। सिमिलरली ये भी पैरेलल कर देती है, ये भी पैरेलल कर देते, लेकिन फील्ड इज वेरी क्विकली, बहुत तेज पैरेलल करती है। आप इसको देखोगे, आप थोड़ा सा तेज देखना, देखो हुई तेज हुई है कि नहीं हुई है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक मटेरियल करती तो पैरेलल ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज पैरेलल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं, when a diamagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the opposite direction to the inducing field। आपको याद है मैंने सबसे पहले अभी आपको बताया था कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें डायपोल तो होते नहीं है, तो क्या आते Yes. हैं? इंड्यूस्ड डायपोल आते हैं। अब इंड्यूस्ड डायपोल क्या आते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आते हैं कि नहीं आते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या थे? इंड्यूस्ड डायपोल थे। इंड्यूस्ड डायपोल थे, ये मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, तो ये क्या है आपका? इंड्यूस्ड डायपोल। तो यही ये कहना चाह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट मैग्नेटाइज होता है वो। तो अपोजिट तो मैग्नेटाइज होता है, क्यों होता है? क्यों होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल्स की वजह से। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता था? पैरा में क्या होता था? अरे उसकी डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता था, ये कम Yes, होता sir. था, Yes. थोड़ा अलाइनमेंट कम होता था, अलाइनमेंट कम होता था, या फिर एच बोलूं इसको और अच्छा। सिमिलरली फेरो में क्या होता था? अलाइनमेंट ज्यादा होता था, मैग्नेटाइज बहुत ज्यादा हो जाता था, यानी कि लमसम एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हो जाता था। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इज वेरी स्मॉल। भाई इसमें तो नेगेटिव वैल्यू होती थी ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्योंकि इसमें डायपोल था ही नहीं, एक्चुअली में इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है, इसलिए बहुत छोटी वैल्यू, और छोटी है वो भी नेगेटिव है। सिमिलरली इसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट तो सब में होते हैं, एक्चुअली इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट सब में होते हैं, लेकिन ये जो पैरा और फेरो में क्या होते हैं? खुद की डायपोल मूवमेंट होते हैं ना, इसीलिए उस नेगेटिव के इफेक्ट को जीरो कर देता है। नेगेटिव मान लो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, मान लो इनकी वजह से 10 टेस्ला आया है, और जो आपके एक्चुअल डायपोल थे उनकी वजह से आपका 100 टेस्ला आया है। 100 टेस्ला, क्या मैं ये बोल सकता हूँ टोटल कि 90 टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आया है? बोल Yes, सकते sir. हो नहीं? Yes, sir. यही पढ़ रहे थे अभी तक, 90 टेस्ला के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में इंड्यूस्ड होता है उसके अंदर, तो इसके अंदर पॉजिटिव होता है, वो भी बहुत कम होता है। पॉजिटिव होता है, मेन सेम डायरेक्शन में होता है लेकिन कम होता है। और इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ज्यादा होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या आपको इसमें देखो, जो इंड्यूस्ड डायपोल थे, क्या इसकी माइनस के आई था? ये Yes, sir. Yes, sir. फील्ड था, वही बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज वेरी स्मॉल एंड अपोजिट। इसमें क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, और फेरो में भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन लार्ज होता है, लार्ज होता है और इसमें स्मॉल। अरे हवा लग रही है कि नहीं लग रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसके लिए क्या होती थी? कम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 होती थी, और इसकी क्या होती थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? More Greater than. than 1. More than अरे 1. लेस देन 1 का मतलब लेस देन 1 या 0 नेगेटिव होती थी ना, इसके लिए तो ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, आई को नेगेटिव ले लिया, इसीलिए इसको बोल रहे हैं लेस देन 1, ठीक है, कोई दिक्कत। आई को पॉजिटिव ले लो तो ये नेगेटिव, इसको क्योंकि हमारा क्या होता था? माइनस आई। एक्चुअली में हमारा आई इक्वल टू क्या है? आई इक्वल टू जीटा एच होता था कि नहीं? Yes, sir. होता है कि Yes, sir. नहीं? अगर आप इसको नेगेटिव ले रहे हो, मान लो हमारे फाइनल में इसके लिए नेगेटिव आना चाहिए, तो मैं क्या बोल दूं? या फिर बोल दूं कि माइनस के जीटा एच बोल दूं। तो अगर मैंने Yes. इसको अगर मैं मान लो पॉजिटिव लिए ले रहा हूँ, तो क्या इसको नेगेटिव बोल दूं? यहाँ पे इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव बोल दिया, बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू, सॉरी परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज मोर देन 1। अरे यार
देखो म्यू की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस जीटा थी कि नहीं थी? Yes, sir. अगर ये इसके लिए नेगेटिव था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव थी कि नहीं थी इसके लिए? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये नेगेटिव है तो क्या म्यू लेस देन 1 आएगा? ये बताया था मैंने आपको पहले भी। Yes, sir. Yes, sir. म्यू इसमें ग्रेटर देन 1 था, इसमें ग्रेटर देन 1 था और लार्ज था कि नहीं था? Yes, sir. अरे वो Yes, जो sir. टेबल बताई थी ना, जो टेबल बताई थी वही टेबल है, पूरी उस टेबल की द्वारा से एक्सप्लेनेशन आई है ये, पूरी टेबल की। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को बताओ जरा। फॉर अ डायामैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स Perpendicular to the field. diamagnetic material the magnetic field line moves perpendicular to the, बताओ एक्सप्लेनेशन बताओ इसकी, सिर्फ इसी से काम थोड़ी ना चलेगा। A diamagnetic material in a magnetic field moves, अगर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखें तो वो कहां से कहां मूव करता है? कहां से कहां मूव करता है? Strong, From stronger stronger part to to weaker weaker. part. डाया हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करता है। तो पैरा और फेरो, देखो डाया आपका क्या करता है, स्ट्रॉन्गर से मूव करता है वीकर की, और पैरा और फेरो आपके मूव करते हैं वीकर टू स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो कि नहीं? पीछे Yes, sir. टेबल में बताया है मैंने, टेबल में पढ़िएगा आप बाद में। ठीक है, अब हम आते हैं क्यूरी लॉ पे, लास्ट टॉपिक, टाइम भी होने वाला है हमारा। क्यूरी लॉ क्या कहना चाहता है? अच्छा एक बात, क्यूरी लॉ कहता है कि अगर किसी मटेरियल में मैं, अच्छा एक बात पहले तो एक चीज बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्या उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है? Yes, Yes, sir. sir. रैंडमनेस बढ़ेगी ना। मान लो कि मेरा कोई मटेरियल था, मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इसके ऊपर, ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया एच की वजह से क्या हुआ, अलाइनमेंट हुआ ऐसे, एच से एच अलाइनमेंट हुआ। इसका टेम्परेचर था इनिशियली 300 केल्विन बोल देते, 300 केल्विन इनिशियली नॉर्मल टेम्परेचर था। लेकिन अभी मैंने फाइनल में क्या किया, इसका टेम्परेचर कर दिया फाइनल में 500 केल्विन। अगर मैंने जैसे ही 500 केल्विन किया, क्या इसमें रैंडमनेस बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, इसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा? Yes, sir. Yes. भाई अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, अगर Yes, मुझे sir. इसको अलाइनमेंट में रखना है तो क्या या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं या फिर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को कम करूं। Temperature. यही तो तरीके हैं। Yes, sir. yes, sir. तो क्या Yes, मैं sir. बोल सकता हूं कि मेरा जो आई था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी के। क्योंकि अगर मेरा आई डिपेंड कर रहा है एच पे, जैसे जैसे एच बढ़ा रहा हूं मेरा आई बढ़ेगा, लेकिन आई डिपेंड इस पे भी कर रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो आई मेरा कम हो रहा है, और जैसे ही मैं अगर टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, टेम्परेचर को अगर कम कर रहा हूं तो मेरा आई क्या कर रहा है, यानी कि Increase. टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आई के एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. ये डेफिनेशन तो वही है, अराउंड द क्यूरी टेम्परेचर। इसको मैं बाद में बताऊं, पहले यहाँ पे देखिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आई अपॉन एच, इसको एच को इसके नीचे ले आऊं, आई अपॉन एच बोल दूं इसको। Yes. Yes, sir. आपको याद है कि आई इक्वल टू क्या था, जीटा एच था। Yes, sir. है? Yes, sir. तो यहाँ से आई अपॉन एच को क्या मैं जीटा बोल दूं? Yes, Yes, sir. sir. तो मेरा आया जीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया मैंने तो आपका आ गया सी। इसको हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट।
इसको हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। अच्छा, क्यूरी लॉ क्या बोलता है कि अराउंड क्यूरी टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये बोलता है कि अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो और उसका टेम्परेचर अगर आपने क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर निकाला तो वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। जैसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या फर्क था? अलाइनमेंट का ही तो फर्क था बस। Yes, भाई sir. फेरो Yes, में sir. अलाइनमेंट ज्यादा होता था, पैरा में कम होता था। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाएगी? रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो अलाइनमेंट कम हो जाएगा। अलाइनमेंट कम होने की वजह से ही क्या मटेरियल बिहेव करने लगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यही बोलना चाहता था ये कि मैग्नेटिक डाइपोल आर coordinated at lower temperature. Magnetic dipole are coordinated at lower temperature. Lower temperature पे एक दूसरे से coordinate करके रहते थे, लेकिन random thermal movement produce dipole misalignment well above the Curie temperature. जैसे ही हम Curie temperature से ऊपर जाते हैं, हमारे जो डाइपोल्स थे उनमें रेंडमनेस ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा जो मिसअलाइनमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में था, अलाइनमेंट जो था वो मिस अलाइनमेंट में हो जाता है। और जैसे ही अलाइनमेंट कम होता है तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करने लगता है कैसे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. क्यूरी लॉ क्लियर है? Yes, sir. क्या बोलना चाह रहा था क्यूरी लॉ? Yes, sir. ये ग्राफ और बनाया है इसने, एक बार इसको हटा दी मैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ है। ये ग्राफ बताता है कि कैसे हमारा H/T पे I डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारा H/T का रेशियो बढ़ेगा, आपका I बढ़ता रहेगा, एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। अच्छा, अब तो आपका आ गया Yes. होमवर्क, और ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपके चार क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, चारों क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को बता दो यार। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/T. 1/T. 1/T। 1/T. तो बता भी दिया आपने। above Curie temperature a ferromagnetic substance become paramagnetic, a paramagnetic substance become diamagnetic substance become paramagnetic substance become ferromagnetic। बताओ कौन सा सही है इनमें? Paramagnetic. So option A. ये देखो बता भी दिए, दो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। समझ में आया? Yes, sir. इसी Yes, टाइप के sir. क्वेश्चन आते हैं नीट में आपके, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इन सबको करना है और पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्दी टॉपिक था आज का और लेंदी भी था, इसलिए हमने बीच में थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लिया। इसी वजह से रेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए मैंने मैसेज किया था थोड़ा टाइम से ज्वाइन करो। लेकिन कुछ लेजी पर्सन्स थे, कुछ लेजी पीपल जो कि टाइम से ज्वाइन नहीं किए, उनकी वजह से थोड़ा सा खींचना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।